Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. In today's video lecture, we are going to talk about bond parameters. Then we'll go on to talk about dipole moment and Fajan rules. ठीक है, so we start with the first bond parameter, that is bond length. ठीक है, आपने प्रीवियस चैप्टर में यू हैड टॉक्ड अबाउट कोवेलेंट रेडियाई एंड वॉन डर वाल रेडियाई. ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा था, हमने जब कोवेलेंट रेडियाई पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच में, तो उनके एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, जिसको हमने d से डिनोट किया था, वो क्या होती है आपकी बॉन्ड लेंथ. सिमिलरली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती ऑर्बिटल्स की. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द थ्योरीज दैट वी टॉक, हम आगे पढ़ेंगे. तो एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम से ओवरलैप कर जाते हैं. ठीक है, राइट, इसको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे थ्योरीज में. और आयनिक बॉन्ड में क्या है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, दे आर जस्ट वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो एनी विच वेज दोनों एटम्स के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ. ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. तो कोवेलेंट रेडियाई क्या था यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ से कोवेलेंट रेडियाई निकालना हो, हमारा कोवेलेंट रेडियाई क्या था, बॉन्ड लेंथ बाय 2. एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, वॉन डर वाल्स रेडियाई, व्हाट वाज दैट, वो भी रिवाइज कर लेते हैं सो दैट यू नो दे आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं एंड ये इनका नियरेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, ये लेट्स से कि ये इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर उससे ज़्यादा पास आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे. सो देन व्हाट इज़ द वॉन डर वाल्स रेडियाई, ये जो आपका डिस्टेंस है x, इस के न्यूक्लियाई का और इसके न्यूक्लियाई का, जब ये मिनिमम डिस्टेंस में है, सो व्हाट इज़ योर वॉन डर वाल्स रेडियाई, इट इज़ x/2. ठीक है, तो इसका आधा है वॉन डर वाल्स रेडियाई, इसका आधा है कोवेलेंट रेडियाई, और ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज योर बॉन्ड लेंथ. सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो योर बॉन्ड लेंथ. ठीक है, सो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, नाउ जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है. मतलब इसका क्या है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा है. ठीक है, उससे कम हो गई जब डबल बॉन्ड बना, और उससे भी बॉन्ड लेंथ कम हो गई जब ट्रिपल बॉन्ड बना. ठीक है, सो व्हाट इज़ द अफेक्ट, एज द मल्टीप्लिसिटी increases, bond length डिक्रीजेस. ठीक है, अगेन जब हम सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स पढ़ेंगे, तो हम इसका रीज़न बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स से सिंगल बॉन्ड बना और ये जो दो एटम्स थे इन्होंने इतना ओवरलैप किया, डबल बॉन्ड बना तो और ओवरलैप हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बना तो और ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई. तो कैन यू सी, इनका लेट्स से ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये सिंगल बॉन्ड में इतना ओवरलैप था, सो दिस वाज द बॉन्ड लेंथ. डबल बॉन्ड मतलब एक और ओवरलैपिंग हुई तो डिस्टेंस कम हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गई. ट्रिपल बॉन्ड मतलब और ओवरलैपिंग हो गई, सो डिस्टेंस और कम हो गया, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई. यही हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. ठीक है, राइट. सो दिस इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी एंड देन इज साइज ऑफ द एटम. यू नो दैट जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है उसका रेडियस बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिकली द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, सो एज द साइज of the atoms forming the bond increases,
द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम होएगी, उससे ज़्यादा होएगी क्लोरीन, उससे ज़्यादा होएगी ब्रोमीन, बिकॉज यू नो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ को हम यूजुअली किस में मेजर करते हैं, बहुत छोटा होता है बॉन्ड लेंथ, सो इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन 2 यूनिट्स, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर्स। आपको ऑलरेडी पता है एंगस्ट्रॉम का क्या रिलेशन है, 10⁻⁻10 मीटर्स, और पिकोमीटर का क्या रिलेशन है, 10⁻⁻12 मीटर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बॉन्ड लेंथ। अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। ठीक है, एंड दैट इज बॉन्ड एंगल। इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल। ठीक है, सो व्हाट इज बॉन्ड एंगल, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाए हैं 3, एक पहला बनाया है मीथेन मॉलिक्यूल CH4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। सो अगर आप इफ़ यू गूगल द टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, आप देखोगे ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें हर एक बॉन्ड एंगल किसका, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये पूरा जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 109.5। कोई भी आप देख लो, दिखने में ये क्यूट लग रहा है पर असली में 3D है, तो दिस इज ईच एंगल इज 109.5। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज दिस बॉन्ड एंगल, कि ये वाला जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये वाला जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल। सिमिलरली दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसके लोन पेयर आ गए। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, अगेन इट इज़ द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल नहीं है, किसका एंगल है, ये 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एंगल है। सिमिलरली अमोनिया में यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड एंगल कौन सा है, ये 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एंगल है 107.5। ठीक है, सो ऑल दीज आर काइंड ऑफ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स। अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर बना दूँ, ऐसे करके लोन पेयर शो किया जाता है। ठीक है, तो हम ये सारा आगे जाके वसेपर थ्योरी में पढ़ेंगे कि एंगल क्यों अलग अलग हैं, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, लोन पेयर के साथ वाला एंगल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट दिस एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, नाउ मैंने आपको पहले भी समझाया था ग्राउंड रूल, प्लीज रिमेंबर, व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, व्हाट हैपन्स, एनर्जी इज गिवन आउट। ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, जब बॉन्ड बन रहा है, न्यू बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी इज गिवन आउट, और जब कोई बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, H2 मॉलिक्यूल है, इसके बीच में एक बॉन्ड है। H2 मॉलिक्यूल कैसे होता है, लेट्स ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर, इट्स लाइक दिस। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है और मैंने 2 हाइड्रोजन एटम बनाने हैं, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 435.8 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन अगर कंबाइन होएंगे और H2 बनाएंगे, तब कितनी एनर्जी गिवन आउट होएगी, अगेन 435.8 किलो जूल्स पर मोल। मतलब जितनी एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड टूटता है, उतनी ही
जितनी एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसमें बॉन्ड था ना, इसको तोड़ने के लिए, तो जब मैंने नया बॉन्ड बनाना है, सेम बॉन्ड बनाना है, तो मुझे उतनी ही एनर्जी विल बी गिवन आउट, ठीक है। सो लेट्स से इफ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, देन एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी गिवन आउट व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। पहला रूल तो ये याद रखना है। दूसरा, आप इसके यूनिट्स देखो, इसके यूजुअली यूनिट्स क्या होते हैं, किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। पर मोल मतलब कि जब एक मोल बॉन्ड्स बनने हैं या टूटने हैं, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन करूं तो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आप एक स्टैंडर्ड चीज़ याद रख लो, जब भी आपने केमिस्ट्री में कोई भी क्वांटिटी डिफाइन करनी है, आपने उसको 1 मोल के हिसाब से डिफाइन करना है, ठीक है, राइट, बिकॉज इट्स जस्ट यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन कि हम हर एक चीज़ को मोल के हिसाब से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जब 6.023 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स के आप बॉन्ड जब तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, राइट। सो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। नाउ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स। एंथैल्पी आई अगेन टोल्ड यू एनर्जी चेंज। पहला है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको तोड़ने के लिए क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं लेट्स से क्लोरीन से, तो क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम के बीच में जो बॉन्ड्स हैं इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। जितना छोटा एटम होता है, ठीक है, उसके बॉन्ड उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो मोर इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर मैं सेम एटम ले लूँ और कंपेयर करूँ तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नाउ जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की बढ़ती जाती है, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है कम होती जा रही है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ती जाती है, ठीक है। बिकॉज आई टोल्ड यू द रीज़न, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग थी, यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग हो गई तो वो और मजबूत हो गया। जब ट्रिपल बॉन्ड बना तो बॉन्ड लेंथ क्यों छोटी हो गई? क्योंकि और ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई है ना। पहले कोई चीज़ एक ही जगह से कनेक्टेड थी, अब वो यहाँ से और एक और जगह से कनेक्ट हो गई तो ज़्यादा मजबूत हो गया। थर्ड बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड मतलब और ज़्यादा उसमें आपस में लिंकिंग हो गई तो वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता जाता है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड की मजबूती बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जो जोड़ है वो और ज़्यादा पक्का होता जाता है, ठीक है, राइट। सो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे कम होती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होएगा, उससे स्ट्रॉन्ग होएगा डबल, और ट्रिपल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक है। सो इफ़ आई हैव टू राइट डाउन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सबसे वीक होएगा सिंगल, ठीक है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा डबल, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा ट्रिपल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे हो जाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो जो सबसे वीक है उसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी क्या हो जाएगा? द सेम ट्रेंड इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है, राइट। सो इसको नोट कर लीजिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल और पैरामीटर्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Next we are going to talk about bond order. That's the last parameter that we are going to study. ठीक है, what is bond parameter? It is the bond order. It is the number of bonds between two atoms in a molecule. ठीक है, for example अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूँ, हमें हाइड्रोजन ऐसे बनाते हैं, आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? There is one single bond. ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया. ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाओ, दिस इज हाउ यू मेक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, तो आपको क्या दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं जिसको हम डबल बॉन्ड भी कहते हैं. हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर 2 बॉन्ड्स. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2. एंड एक और ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं. जैसे ये भी हमने किया हुआ है. नाइट्रोजन में आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी 3 बॉन्ड्स. तो इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर इज 3. ठीक है, एक बार हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं. नाउ रिमेंबर, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, वेन एवर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल अगर कंसिडर करें, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ जो है कम होती जाती है. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कंपेयर करने के लिए, बिकॉज यू नो कार्बन हैज़ दिस यूनिक नेचर, इट कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, सो आपको इनमें से कोई भी चीज़ जो है ट्रेंड लिखने को आ सकता है. ठीक है, सो दिस इज बॉन्ड ऑर्डर. अब हम एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, मैंने आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कस किया था. जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं 2 तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. ठीक है, उसी को अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. You have non-polar and polar. ठीक है, नाउ अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड जो है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हैपनिंग बिटवीन 2 एटम्स, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. ठीक है, आई एम रिपीटिंग, अगर कोवलेंट बॉन्ड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हैपनिंग बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या जिसमें बहुत कम फ़र्क है, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, अब हम इसी को स्टडी करते हैं. जैसे एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. कितनी है? 2.1. इसका मतलब दोनों की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए एब्सोल्युटली सेम है. ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का, वो कहाँ होएगा? वो एग्जैक्टली बीच में होएगा. ठीक है, राइट. तो शेयरिंग जो होएगी बराबर होएगी, राइट. जैसे अगर आप टिफ़िन शेयर कर रहे हो और 2 पराठे हैं, तो एक पराठा इसको मिला और एक पराठा इसको मिला, तो बराबर की शेयरिंग है. ठीक है, या आप 2 फ्रेंड्स टिफ़िन शेयर करते हो, तो आपने आधा उसको दिया और आपके फ्रेंड ने आधा आपको दिया, तो एग्जैक्टली बराबर की शेयरिंग हो गई. ठीक है, सो दैट इज़ नॉन पोलर. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बीच में है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इस पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, ये इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच में है. ठीक है, राइट. सो दिस इज नॉन पोलर. सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन, लेट्स से मीथेन मैंने बना लिया, तो इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है. कार्बन इज हाउ मच? कार्बन इज अप्रॉक्सीमेटली 2.4 एंड हाइड्रोजन इज 2.1. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं है. अगेन जो शेयर्ड पेयर है
इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑलमोस्ट बीच में ही होगा, ठीक है, राइट, ऑलमोस्ट बीच में होएगा. सो विच मीन्स कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं होगा इसमें, राइट. इट्स अ न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब पोलर क्या है, जैसे अगर मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये हाइड्रोजन का एक. आइडियली ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है. ये वो सिचुएशन होगी, एक तरफ नोबिता है और एक तरफ आपका जियान है. अगर आप डोरेमोन देखते हो, सबने देखा होगा बचपन में, है ना. सो अब आइसक्रीम शेयर करनी है और यहाँ जियान है और यहाँ नोबिता है, तो बच्चों आइसक्रीम ज़्यादा कौन खा जाएगा? ऑब्वियसली जियान खाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. तो अगर बॉन्डिंग दो ऐसे एटम्स के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी फ़र्क है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज़ 3.0 एंड हाइड्रोजन इज़ 2.1, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी फ़र्क है. दैट इज़ इनकी अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों काफ़ी अंतर है दोनों में, ठीक है. तो क्योंकि क्लोरीन इज़ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज़ क्लोरीन गोइंग टू डू? वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, ले नहीं लेगा, सिर्फ उसकी तरफ जाएगा, ठीक है. अभी सेम खाने की प्रॉब्लम पे आ जाते हैं कि अगर आपने और आपके फ्रेंड ने टिफ़िन शेयर करना था, ठीक है, तो उसने आपको सिर्फ अपने टिफ़िन का 1/4 हिस्सा दिया और आपने उसको अपना 3/4 टिफ़िन दे दिया, राइट. तो ज़्यादा पलड़ा किसका भारी हुआ? आपके फ्रेंड का हुआ, ठीक है. या अगर एक ज़्यादा पावरफुल है और एक वीक इंसान है, तो अगर टग ऑफ वॉर करोगे तो किसकी तरफ जाती है? ज़्यादा पावरफुल बंदा खींच लेता है. तो सेम सिचुएशन इधर भी है. क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. आई एम अगेन रिपीटिंग, इट विल नॉट गेन, ठीक है. तो क्या होएगा, सिचुएशन असली में कैसी हो जाएगी? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चला गया? वो क्लोरीन की तरफ चला गया, ठीक है. सेंटर में होने की जगह ज़्यादा कहाँ चला गया? क्लोरीन की तरफ चला गया, राइट. जिसकी वजह से क्लोरीन क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ इसकी तरफ चली गई है, तो ये पार्शियली मतलब थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन इसने ले नहीं लिया, है ना, सिर्फ इसकी तरफ गया है, तो हल्का सा क्या हो गया? नेगेटिव. पार्शियली डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल, एक से कम, ठीक है. 1 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसका अपना और हाइड्रोजन का भी आ गया, वो नहीं है, अपनी तरफ खींचा है इसने, तो इट इज़ पार्शियली नेगेटिव. और यहाँ से नेगेटिव चीज़ इससे दूर हो गई, ठीक है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी दूर हो गया, तो ये पार्शियली या थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, ठीक है. सो जब किसी चीज़ में दो एक्सट्रीम एंड्स क्रिएट हो गए, एक पार्शियली नेगेटिव एक पार्शियली पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल. जैसे अर्थ में पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है. मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, राइट. जैसे हम बोलते हैं कि अगर दो भाई बहन हैं, उनकी नेचर अलग है, तो हम क्या कहेंगे? दे आर पोल्स अपार्ट, अलग अलग तरह के हैं. तो अलग अलग एंड्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया आपका? पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है. यहाँ एक छोटी सी की है जो आपकी जेईई मेंस में आपको हेल्प करेगी, ठीक है, राइट. सो अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ अ कोवलेंट molecule AB, there is a covalent bond between these two atoms AB and they are forming a molecule AB, ठीक है. and let's say if this is the electronegativity, XA को मैं represent करती हूँ as electronegativity of A and XB को कहती हूँ electronegativity of B, ठीक है, राइट. तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो इट्स अ 100% प्योरली कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, जो सेम एटम्स में ही हो सकता है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.1 से 0.8 है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन में था, अगेन इट्स अ कोवलेंट, इट विल नॉट मेक इट पोलर. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 से 1.8 में है, जैसे HCl में था, इट्स शॉर्ट अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका 1.9 है, ठीक है, तो
तो क्या होएगा, इट विल बी 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 से 3.2 के बीच में है देन इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब रियलिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बिल्कुल कांस्टेंट एंटिटी नहीं है। आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, राइट, इट्स अगेन अ रिलेटिव टर्म। और नंबर 2, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड प्योरली आयनिक और प्योरली कोवलेंट असली में, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बड़ी क्लासेस में या आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, यू विल कम टू नो देयर इज़ नो नथिंग कॉल्ड 100% कोवलेंट और 100% आयनिक। ठीक है, अभी हम ये भी पढ़ेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक में कि आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आता है। ठीक है, राइट, सो दिस इज जस्ट अ की जो आपको टेक्निकली सिर्फ न्यूमेरिकल हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करेगी, जिसमें आपको दिया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट लिस्ट्स दी होंगी और आपको आयनिक कैरेक्टर पूछा होगा। ठीक है, राइट, अब ये जो इक्वेशन है अगेन ये भी आपको जेई एडवांस में ही हेल्प करेगी। हैनी एंड स्मिथ ने दी थी ये इक्वेशन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने की किसी भी कंपाउंड के। ठीक है, right, so this equation is percentage of ionic character is 16 into xa minus xb minus, that is electronegativity difference plus 3.5 into xa minus xb whole square. ठीक है, so this is only for your JEE advanced, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, आपके स्कूल लेवल में या JEE मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, राइट, हाँ, बट आपको थोड़ा सा हेल्प करता है यहाँ पे, यहाँ तक जो की है। ठीक है, उससे ऊपर आपको रेलिवेंस नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक है, क्योंकि पोलर से अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा डायपोल मोमेंट का। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायपोल मोमेंट। अभी हम बात कर रहे थे पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की। ठीक है, तो अगर हमने एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी देखनी है एक कोवलेंट कंपाउंड में या एक कोवलेंट बॉन्ड की, सो हाउ डू यू न्यूमेरिकली मेजर द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी? वी यूज दिस टर्म डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस separating the charges of equal magnitude and opposite sign with the magnitude of the charge. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl मॉलिक्यूल ले लूँ, ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया क्लाउड, तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होएगा। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट इज द बॉन्ड लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इनटू द चार्ज। कि ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट है कोई भी ले लो, ये है कितना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। यूजुअली द चार्ज, सच स्मॉल चार्जेस आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। इसका ऑर्डर अराउंड 10⁻⁻10 में होता है, इतना कम चार्ज होता है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इसका ऑर्डर आप 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स तक अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड लेंथ होती है। सो डायपोल मोमेंट जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से, इट्स कॉल्ड म्यू। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी यही यूज़ करते हैं। सो म्यू इज, क्यू इज चार्ज, सो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डी, डी इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो इट इज Q इंटू डी। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल चार्ज, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स एंड D इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। कितना हुआ? -8 सेंटीमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के करीब हो गया। ठीक है, सो नाउ लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं। मोस्टली इट इज़ मेजर्ड इन dBys। ठीक है, DEBYE, D, एंड 1 dBy इज, ये कितना था? 10⁻⁻10 ESU। ये कितना था? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स के अराउंड होता है।
ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -10 एंड -8 इज -18, ठीक है। सो इसका ऑर्डर कितना है, इतना। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 डिवाई इज 10⁻−18 ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स सेंटीमीटर। अब मैंने अगर इसकी SI यूनिट्स निकालनी है तो ऑल आई नीड टू डू इज़ टू कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है बहुत ही कम चार्ज है। कितना होता है अगर कन्वर्ट करूँ कूलम्स में, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3.33564 इंटू 10⁻−10 कूलम्स, ठीक है। एंड यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज 10⁻−2 मीटर्स। तो मैंने ESU की जगह कूलम्स की वैल्यू लिख दी और सेंटीमीटर की जगह मीटर की वैल्यू लिख दी। तो आपका 1 डिवाई एंड कूलम मीटर की रिलेशन आ गई। डायरेक्ट MCQ आपको आ सकता है, ठीक है। ये रिलेशन आपकी बुक्स में नहीं डिराइव की हुई तभी आपको समझ नहीं आएगी, तो इसको रट्टा नहीं लगाना, दैट इज़ वाई इसको मैंने बहुत आसान करके आपको समझाया है यहाँ, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज कि डायपोल मोमेंट जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इसी चीज़ में लाइज इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। अगर इसकी एप्लीकेशन देखनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें बहुत चीज़ों में हेल्प कर देती है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट जो है वो उसकी शेप और उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ठीक है, राइट। और इससे कनेक्टेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड एप्लीकेशंस हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट देम, ठीक है। सो ये पहले एक बेसिक डेफिनेशन है और यूनिट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अभी हम बात कर रहे थे डायपोल मोमेंट की, ठीक है। अब जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ HCl, ठीक है। नाउ यू नो दैट हमने इससे बात की थी कि देयर इज़ अ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का जो इसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ मूव करता है, वो क्लोरीन की तरफ मूव कर जाता है। एंड द साइन इज यहाँ पे पार्शली नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। हमने HCl मॉलिक्यूल काफ़ी डिटेल में पढ़ा, ठीक है। सो अब हम इस डायपोल मोमेंट को, यहाँ पे क्या है, देयर इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्रिएटेड, तो इसकी डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। बॉन्ड के ऊपर एक पैरेलल एरो बना देते हैं। एरो का हेड किसकी तरफ होता है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव किया, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यहाँ पे इसको आप टेल कहो या इसको आप प्लस साइन से याद रखो, जहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट डायपोल मोमेंट इन अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो एक छोटी सी चीज़ हम पहले पढ़ेंगे, ये अगेन आपको कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे मैंने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया है, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अगर हमें इनके डायपोल मोमेंट को कंपेयर करने को आए तो आप देख रहे हो इन चारों में एक चीज़ तो कॉमन है, दैट इज़ हाइड्रोजन, स्टैटिक चीज़ है। बाकी क्या है, एक ही ग्रुप के डिफरेंट हैलोजन एटम्स हैं। डाउन द ग्रुप, एज यू गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होता जाता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हो फ्लोरीन की 4 थी, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है एंड आयोडीन की 2.5 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इनमें कम होता जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होएगा, आपका डायपोल मोमेंट जो है वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, डायपोल मोमेंट जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं टू डिस्टिंग, अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे, ठीक है। सो द फर्स्ट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे आपको पता है H2 मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है, क्यों, बड़ा कॉमन सेंस है, क्योंकि ये बीच में है, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो कोई चार्ज आपका अगर 0 है तो डायपोल मोमेंट क्या हुई, 0 इंटू बॉन्ड लेंथ 0। सिमिलरली Cl2 0। तो ये दो तो बड़े सिंपल से
100% नॉन पोलर केसेस हैं। अब यहाँ पे देखिए, और यू कैन टेक दिस 3, कैन यू सी एन अनोमली हेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.5 एंड कार्बन इज जस्ट 2.4, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 1.1 है। और आप कहोगे मैम ने कहा था 0.9 या उससे ज़्यादा है तो पोलर होना चाहिए, बट CO2 इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी डायपोल मोमेंट 0 है, 0 डिवाइस, एंड CO2 इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑल्दो अगर आप देखो ऑक्सीजन इज़ 3.5 एंड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 2.4, तो 1.1 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर भी ये नॉन पोलर है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है। सो क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट इज़ 0 डिवाइस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? द आंसर लाइज इन इट्स ज्योमेट्री। अगर आप CO2 मॉलिक्यूल बनाओ तो कुछ ऐसा बनाया था हमने, ठीक है। एंड वी सेट डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ डायपोल मोमेंट किस तरफ है? यहाँ, और यहाँ पे किधर है? यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज, इफ यू सी द मोमेंट इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये जो दोनों डायपोल मोमेंट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल की लीनियर ज्योमेट्री है। आप ज्योमेट्रीज के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे वेसेपर थ्योरी में। वी कैन अगेन कम बैक टू द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट वंस वी स्टडी द वेसेपर थ्योरी, जो बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सो इसकी स्ट्रेट लाइन में ज्योमेट्री है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो जितना इधर है उतना ही इधर है। अगर इधर +1 है तो इधर -1 है, इधर +2 है तो इधर -2 है। सो दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट, एक दूसरे को इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। सो इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑल्दो क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसको रब करके अब आते हैं वाटर एंड अमोनिया में क्या है। एक हम केस ले लेते हैं, लेट्स टेक द केस ऑफ वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं एंड दिस एंगल इज 104 डिग्री। अभी हमने बॉन्ड एंगल में पढ़ा था, ठीक है। ये लीनियर क्यों नहीं है, ये बॉन्ड एंगल 180 क्यों नहीं है, 104 क्यों है, वी विल स्टडी दैट, ठीक है, राइट। इसकी जो ज्योमेट्री है पानी की, वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी है दैट इट इज़ बेंट, और इनका बॉन्ड एंगल जो है 104 है, इट इज़ नॉट 180, इट्स नॉट लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर्स भी हैं, ऑक्सीजन अकेला नहीं है, ठीक है। और भी 2-3 रीजंस हैं जो हम वेसेपर थ्योरी में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि इसकी शेप जो है वाटर मॉलिक्यूल की ऐसी है, द एंगल इज़ 104, ठीक है। तो इसकी अगर आप डायपोल मोमेंट ड्रॉ करो, इसकी ऊपर की तरफ है और इसकी डायपोल मोमेंट भी ऊपर की तरफ है। सो डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल दीज 2 बॉन्ड्स, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, इन दोनों की जो डायपोल मोमेंट है इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर। तो ये सारा कुछ जो है एक ही तरफ है, तो ये एडअप हो जाता है, ठीक है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट इज 1.84 डिवाइस। नाउ अगर किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट 0 है तो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो भी तो वो क्या है, नॉन पोलर। और अगर किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट जो है एग्जिस्ट करती है देन इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप और इन डेप्थ पढ़ रहे हो तो आपको और ज़्यादा वाइडर डेफिनेशंस मिल रही हैं चीज़ों की, ठीक है, राइट। सेम गोज़ फॉर अमोनिया, राइट। उसके बाद है डिग्री ऑफ पोलैरिटी is directly proportional to dipole moment, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होती जाएगी, ठीक है, राइट, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल पोलर है, या वाइस वर्सा, कि जितना ज़्यादा, जैसा आप इधर देखो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ज़्यादा डायपोल
मोमेंट है, जैसे इसका 0.9 था, इसका 1.9 हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बढ़ता जा रहा है, या पोलैरिटी अगर आप यहाँ से HI की तरफ से पढ़ना शुरू करो HF की तरफ, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता गया, व्हाट इज हैपनिंग, पोलैरिटी इज इंक्रीजिंग और डाइपोल मोमेंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इट ऑल मीन्स द सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट हेयर। ठीक है, उसके बाद है डिटर्मिन ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगेन CO2 H2O का एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि ऑल्दो CO2 में देर इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, स्टिल डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो। ठीक है, इट इंडिकेट्स उसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, दैट मीन्स उसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं हो सकती, उसकी ज्योमेट्री क्या है, बेंट। तो आपको कुछ आइडिया दे देता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का। ठीक है, सिमिलरली CO2 SO2 को कंपेयर करना आ सकता है। SO2 की डाइपोल मोमेंट है, दैट मीन्स उसकी ज्योमेट्री ऐसी नहीं है। CO2 की डाइपोल मोमेंट नहीं है, दैट मीन्स उसकी ज्योमेट्री ऐसी है। ठीक है, या और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम वेसेपर थ्योरी पढ़ेंगे, देयर आर समथिंग कॉल्ड रेगुलर ज्योमेट्रीज। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं पॉइंट को, हम फिर से आएंगे जब हम ज्योमेट्रीज करेंगे, विल टॉक अबाउट डाइपोल मोमेंट। यहाँ आपको इस पॉइंट्स को यहीं पार्क कर दो, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एंड देन इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, मतलब वो जो कोवलेंट कंपाउंड है वो कितना परसेंट आयनिक है, कितना परसेंट कोवलेंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डाइपोल मोमेंट हेल्प करती है। द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ओवर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इंटू 100। ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए आपको बॉन्ड लेंथ भी दी होगी, दैट इज D एंड Q भी दिया होगा। तो आपने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लेनी है Q इंटू D करके, आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालना है और आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है सिस वर्सेस ट्रांस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आते हैं सिस वर्सेस ट्रांस। अब ये क्या है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिस वर्सेस ट्रांस इन द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 सिलेबस। अब क्या होता है, एल्कीन्स जो हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है ना। सो लेट्स टेक दिस कंपाउंड। ये क्या है बच्चों, दिस इज 1,2 डाई क्लोरोइथीन। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, आपने आइसोमर्स पढ़े थे एल्केन्स के, यू हैड चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। व्हाट आर आइसोमर्स? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के आइसोमर्स होते हैं। तो जो एल्कीन्स या एल्काइंस हैं उसमें अब ये मॉलिक्यूल या तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, या ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों एक ही हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का इफ़ यू सी जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, जिस तरह ये प्लेस्ड हैं, डिफरेंट है। कैन यू सी, यहाँ दोनों क्लोरीन एक साइड है, हाइड्रोजन एक साइड है, यहाँ पे क्लोरीन ऑपोजिट है, हाइड्रोजन ऑपोजिट है। ठीक है, इस तरह की ओरिएंटेशन को या स्पेशल अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिस, और इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रांस। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको डाइपोल मोमेंट्स इनकी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ है ना। और यहाँ पे भी अगेन, नाउ यू सी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होएगी, इट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि लेट्स से अगर यहाँ इस साइड पे x है तो इधर क्या हो गई -x, इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे आर कैंसलिंग आउट। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट, इट विल बी सम x डिवाइड सम क्वांटिटी विल बी देयर। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है तो क्या होएगा, द डाइपोल मोमेंट्स आर गोइंग टू एड अप। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक
1,2 डाइक्लोरोइथीन मॉलिक्यूल है और इसकी डाइपोल मोमेंट दी हुई है, तो आप इसकी ओरिएंटेशन बताओ, सिस है कि ट्रांस है। तो आप अगर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये सेम थे, दोनों में क्लोरीन थे, तो दो ही कंडीशंस होते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ट्रांस की 0 होती है, ठीक है, एंड सिस की एग्जिस्ट करती है। और बहुत रेयर ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो आप अभी हायर +2 में पढ़ोगे, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें सिस एंड ट्रांस में यू कैन हैव डिफरेंट एटम्स आल्सो। तो इन एनी विच केस ट्रांस की डाइपोल मोमेंट बहुत कम होती है और सिस की काफ़ी होती है, ठीक है। और अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं या दोनों क्लोरीन है तो इसमें बड़ा क्लियर कट है, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपके जो स्कोप है आपके एकेडमिक्स का, ट्रांस की 0 हो जाएगी और सिस की एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कैन हेल्प यू डिफ्रेंशिएट कि एक गिवन जो आइसोमर है वो सिस आइसोमर है कि ट्रांस आइसोमर है एक पर्टिकुलर एल्कीन या एल्काइन का, ठीक है। सो दिस कवर्स दिस पॉइंट। उसके बाद अपने लास्ट एप्लीकेशन आते हैं डाइपोल मोमेंट की, दैट इज़ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, राइट। अब क्या है कि अगर एक डाइपोल मोमेंट बॉन्ड की μ1 है और दूसरे की μ2 है, ठीक है, लेट्स से देयर इज AB एंड AC, ठीक है, μ1 है और μ2 है, तो इन दोनों की अफेक्ट दो, एक बॉन्ड इस तरफ को है, एक बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट AC की डायरेक्शन में है, वन डाइपोल मोमेंट इज μ1 एंड वन इज μ2। तो उस मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट अगर आपने देखनी है या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखनी है μr, ठीक है, तो वो वेक्टर कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। तो μr की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन लेट्स सी, अगर एक बॉन्ड जो है ऐसे करके है और एक ऐसे करके है, राइट, एंड ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज दिस एंड द डाइपोल मोमेंट इज μ1 और इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस एंड द एंगल इज μ2। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो उसका वेक्टर है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने ट्राइंगल लॉ किया हुआ है, इट इज़ √μ1² प्लस μ2² प्लस μ1 μ2 cos थीटा, ऐसे निकाल लेंगे हम इसकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है, राइट, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इसी ट्राइंगुलर लॉ को हम यूज़ करते हैं अपने ये नेक्स्ट पॉइंट में कि व्हाट इज़ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये जो वर्ड्स हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये आप ऑर्गेनिक में बहुत एक्सेस में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये आपकी ओरिएंटेशंस हैं बेंजीन मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन क्या होता है, C6H6, बेंजीन इज C6H6 और हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दिस इज बेंजीन, दीज आर द 6 कार्बन्स और इसमें जो हाइड्रोजन्स हैं वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब लेट्स से ये बेंजीन है और इसमें 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, इट इज़ डाइक्लोरो बेंजीन। ये जो 2 क्लोरीन्स हैं क्या है मेरे पास, डाइक्लोरो बेंजीन। अब ये जो 2 क्लोरीन्स हैं इनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या हो सकती हैं, एक तो ये कि अगर मैं नंबरिंग शुरू करूं तो पहले और दूसरे कार्बन में लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं 1-2 पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन, सो इट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। उसी तरह ये 1-2 पे ना लगा होके 1-3 पे भी हो सकता है, सो 1-3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा। सो ये कंपाउंड क्या हो गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। या ये 1-4 पे भी लगा हो सकता है, ठीक है, दिस इज नोन एज, अगर 1-4 पे लगा है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो 1-5 पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो फिर मैं काउंटिंग कहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से 1 2 3, तो 1-5 कुछ नहीं होता, फिर वो क्या बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। उसी तरह अगर 6 पे लगा दूंगी तो 6th पोजीशन नहीं होती, क्योंकि काउंटिंग फिर यहाँ से शुरू होएगी, 1 2 हो जाएगी। तो 1-6 या 1-2 एक ही है एंड 1-3 और 1-5 एक ही है, ठीक है।
तो ये 3 पोजीशंस पॉसिबल हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। अब आपको अगर डाइपोल मोमेंट्स दी हुई हैं तो आप बता सकते हो कि ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा है, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द डाइपोल मोमेंट्स हियर। विल बी ऑब्वियसली टुवर्ड्स क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। सो कैन यू सी हियर, इस केस में, पैरा के केस में डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ऊपर म्यू है, μ1 है, तो नीचे माइनस μ1 हो जाएगी, सो इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या हो गई आपकी, ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब आते हैं ऑर्थो एंड मेटा पे। इफ़ यू सी द एंगल हेयर, कितने एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 360 डिवाइड बाय 6 करो तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, है ना। तो अगर ये μ1 है, ये भी आपकी डिफरेंट भी हो सकती थी, यहाँ तो क्लोरीन है, दोनों ही सेम हुई, म्यू हुई, एनीवेज मैंने आपको बस उस फॉर्मूला में डालना है। तो क्या होएगा, लेट्स से इट्स म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू कॉस 60, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों μ1 इक्वल्स टू μ2, क्योंकि दोनों ही सेम है, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन है, राइट। सो ये कितना हो गया, म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू कॉस 60, ठीक है, राइट। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ। सिमिलरली अगर आप यहाँ बॉन्ड एंगल बनाओ, सो दिस इज 60 एंड 60 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया, इट्स अगेन गोइंग टू बी म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो थी समवेयर हेयर म्यू आर, वो क्या थी, ये थी, है ना। और इसकी जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है म्यू आर, वो कहाँ हो जाएगी, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू कॉस 120, so that is going to be 2 mu square plus 2 mu square into minus cos 60. Basically cos 120 is minus sin 30 और minus sin 30 is, कंपेयर करने के लिए cos 60 की जगह minus sin 30 की जगह क्या लिख दिया मैंने, minus cos 60। तो यही सेम क्वांटिटी क्या बन गई, 2 mu square minus 2 mu square cos 60, ठीक है। सो अब इसको कंपेयर कर सकते हो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है मैथमेटिकली, ऑब्वियसली दिस वन। सो जो आपके ऑर्थो है उसकी डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन योर मेटा ओरिएंटेशन, और सबसे कम किसकी हो गई, ट्रांस, दिस इज 0, और इन दोनों में से ऑर्थो बड़ी है, ठीक है। अगेन आपको ये सॉल्व करने को नहीं आएगा, पूरा अरेंज करने को आएगा, बट वंस इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस, अंडरस्टूड दिस, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बुक्स में ये कहीं भी आपको सॉल्व नहीं किया होगा, आपको बस दिया होगा कि ये लॉ लगाना है और ये इसकी आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इट कम्स, ठीक है। चीज़ों को अगर समझ के लिखेंगे तो आपको याद रहेगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दैट फिनिशेज द एप्लीकेशंस। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं, राइट, और उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के, दैट इज़ फाजन रूल्स। Okay, so I'm going to rub this, और यहीं कर लेते हैं। That is NH3 versus NF3, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको पूछते हैं कि किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, या आपको डाइपोल मोमेंट दी होगी और पूछा होगा कि NH3 की या अमोनिया की ज़्यादा क्यों है, ठीक है, राइट। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.47 डिवाइस, ठीक है, और NF3 की है 0.24 डिवाइस।
आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइदर द क्वेश्चन विल बी कि ये डायपोल मोमेंट है, इसको जस्टिफाई करो, या पूछा होगा कि ऑल्दो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो अमोनिया की डायपोल मोमेंट क्यों ज़्यादा है। ठीक है, आंसर लाइज इन द डायग्राम। ठीक है, ये है लोन पेयर, लोन पेयर ऐसे ड्रॉ करते हैं। अभी हम वसेपर में देखेंगे ये सारा। और ये NF3 है, कैन यू सी, देखने में शक्लें इनकी बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है, बट इसकी डायपोल मोमेंट इज़ 1.47, क्वाइट अ लॉट, और इसकी ना के बराबर ही है 0.24, काफ़ी कम है। ठीक है, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ देखिए डायपोल मोमेंट, नाइट्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली 2.95, दिस इज 2.1। डायपोल मोमेंट किस तरफ है, नाइट्रोजन की तरफ है, और ये लोन पेयर है। ठीक है, सो अमोनिया में देख रहे हैं ऑल द डायपोल मोमेंट्स। ठीक है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल आर इन वन डायरेक्शन, सो दे ऑल आर गोइंग टू एड अप एंड देयर इज गोइंग टू बी अ नेट डायपोल मोमेंट ऑफ 1.47 डिवाइस। अब NF3 बनाते हैं, फ्लोरीन इज 4 एंड दिस इज 2.95, तो डायपोल मोमेंट किस तरफ है, ठीक है। सो ये दो जो हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, सो ये कैंसिल आउट हो गए, और ये जो दोनों हैं ये भी दे आर नॉट इक्वल, ये एक लोन पेयर की है और ये एक बॉन्ड पेयर की है। ठीक है, सो बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों जो हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, और ये जो दो हैं यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट है क्या है, देयर इज ऑपोजिट, द डायपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कम हो गई। यहाँ क्या था, ऑल द 4 डायपोल मोमेंट्स वर इन वन डायरेक्शन, सो इट वाज द सम ऑफ ऑल ऑफ देम, सिंस इट्स अ वेक्टर, तो सारी एक ही डायरेक्शन में तो एड अप हो गई। यहाँ पे 2 ऑफ द डायपोल मोमेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, they are cancelling out, and the 2 left they are although unequal but in opposite direction, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या होएगी, बहुत कम होएगी। ठीक है, राइट, सो इसलिए NF3 की डायपोल मोमेंट जो है NH3 से काफ़ी कम होती है। ठीक है, सो दिस फिनिशेस डायपोल मोमेंट। अब आते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फाजन रूल्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ फाजन रूल्स। ठीक है, नाउ फाजन रूल्स किस लिए हैं, ठीक है, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे हमने कहा कि बेचारे कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट होने के बाद भी फंस जाते हैं, उनमें पोलराइजेशन हो जाती है, उसमें एक आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। उसी तरह आयनिक कंपाउंड्स भी बेचारे बहुत लकी नहीं हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं लेकिन फिर उनमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, सो द प्योरेस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ऑल्सो हैव सम परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड 100% आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे एक कैटायन है A पॉजिटिव, ठीक है, और ये एक एनायन है B नेगेटिव। ठीक है, अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए A से B में, A बन गया A पॉजिटिव और B बन गया B नेगेटिव, एंड दे केम क्लोजर टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये पास आ गए और इन्होंने एक आयनिक कंपाउंड बनाया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका एनायन है, थोड़ा सा इधर बनाती हूँ ताकि समझा सकूँ, ये जो B नेगेटिव ये क्या है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज और ये है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन है और कैटायन बनने के बाद पहले से भी ज़्यादा छोटा हो गया है, तो इसके न्यूक्लियस के लिए ये जो B नेगेटिव एनायन है जो पहले से बड़ा हो गया है ना, दो चीज़ें हुई, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये पहले से छोटा हो गया और ये पहले से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को A पॉजिटिव के लिए, इसके न्यूक्लियस के लिए, इसके एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना आसान हो जाएगा, बिकॉज अगर साइज़ छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करना आसान होता है ना, और इसका साइज़ बड़ा हो गया, ये बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अब संभाल ही नहीं पा रहा, तो क्या होएगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
इस केटायन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगर बॉन्ड था ऐसे A पॉजिटिव और B नेगेटिव, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या हुआ, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड A पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये अब थोड़ा सा कम नेगेटिव हो जाएगा और ये पहले से थोड़ा सा कम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी नेगेटिव चीज़ इधर आ गई। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पोलराइज। ये आयनिक होने की वजह से क्या हुआ था, जब ये आयनिक हुआ था तो आयनिक होने की वजह से क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया था, और क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया था इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया। थोड़ी इसकी नीयत फिर से खराब हो गई, देने के बाद इसको लगा कि मैंने क्यों दिया, है ना, तो इसने वापस अपनी तरफ बुला लिया, तो जिसकी वजह से अब ये क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया, ठीक है। सो दिस हैज गॉट पोलराइज्ड, राइट। सो प्योरली प्लस माइनस होने की जगह फिर से पार्शियली प्लस एंड पार्शियली माइनस हो गए। सो आयनिक कंपाउंड जो है अब वो पोलराइज हो गया, या उसमें थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब पूरा उधर जाने की जगह थोड़ा सा शेयर होना शुरू हो गया, ठीक है। अब फाजन रूल्स क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि ये जो कितना पोलराइज हुआ या कितना कोवलेंट कैरेक्टर आया वो कुछ रूल्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, ठीक है, मोर इजी फॉर इट टू अट्रैक्ट the electron cloud of the anion। ये आपने पढ़ा है, जितना छोटा साइज होता है उतना आसान होता है न्यूक्लियस के लिए दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। उसके बाद नंबर 2, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर ससेप्टेबल और more vulnerable it becomes, ठीक है, more susceptible it becomes, ठीक है, that is it loses control over its electron cloud to some extent। जितना बड़ा होता जाएगा उतना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड संभाल के रखना, क्योंकि वो फैल जाएगा, है ना। उसके बाद मोर इज द चार्ज ऑन केटायन और एनायन, जितना ज़्यादा केटायन पे चार्ज होएगा उतना आसान होएगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना, जितना ज़्यादा नेगेटिव एनायन होगा उतना आसान होएगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेट गो करना, छोड़ना, ठीक है। सो मोर इज द चार्ज ऑन केटायन और एनायन और बोथ, ठीक है, मोर इज द पोलराइजेशन और कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और लास्टली इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये यूजुअली आपको नहीं दी होती किताबों में, पर ये अगेन कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगर क्या करना है, जो भी आपको दिया है आपने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेकेंड लास्ट पोजीशन में डी दिख रहा है, ठीक है, डी सबशेल या लास्ट पोजीशन में डी सबशेल दिख रहा है और एक में ये डी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, सो देयर वाज नो डी। तो जब भी आपको ऐसा एक कंपैरिजन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल कब आता है, जब एक में डी है या एफ है और दूसरे में डी है ही नहीं, ठीक है। तो पोलराइजेशन इफेक्ट या कोवलेंट कैरेक्टर कौन से आयनिक बॉन्ड में ज़्यादा होता है, जिसमें डी है, ठीक है। रीज़न बीइंग कि जिस कॉन्फ़िगरेशन में डी है, आपको पता है डी ऑर्बिटल की डी सबशेल की शेप ऐसी होती है, डाइफ्यूज्ड होती है
कि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दे पाते उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस है कॉपर के अंदर वो बाहर वाले क्लोरीन से जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको ज़्यादा आसानी से खींच सकता है, ठीक है, क्योंकि जो बीच में डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दे पाते। जिनमें डी नहीं है उसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिवली स्क्रीनिंग इफेक्ट दे पाएंगे। तो सोडियम एंड कॉपर को कंपेयर करें तो सोडियम के न्यूक्लियस के लिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू कॉपर का न्यूक्लियस, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू सी इन द कॉन्फ़िगरेशन कि इफ़ कंपेयर करने को आए तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, डी में, ठीक है। एनीवेज दिस पॉइंट इज़ नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, बट ये आपको आपके एडवांस लेवल पे आपके कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है। सो आई हैव मेंशन्ड हेयर, ठीक है, राइट। बट मेन आपके ये 3 ही पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? जितना छोटा कैटायन होगा उतनी आसानी से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जितना बड़ा एनायन होगा उतना उसके लिए आसान हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बिछड़ना, या उतना ज़्यादा बेचारा वल्नरेबल हो जाएगा कि कैटायन उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच ले। जितना ज़्यादा कैटायन या एनायन या दोनों पे चार्ज होएगा, ठीक है, राइट, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन आसान है। जितना पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, या जितना एनायन में नेगेटिव चार्ज है उतनी आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भाग जाएगा उससे दूर, ठीक है। सो बेसिकली दीज 3 and +4 ये आप ध्यान रखिए, आपके एडवांस के लिए काम आ सकता है। सो दीज आर फाजन रूल्स। फाजन रूल्स बेसिकली डिफाइन कि क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आने के लिए, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। वी हैव डन वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे, ठीक है। बहुत ध्यान से आप नोट्स बनाइए, ठीक है, and at least watch the video twice, watch each video at least twice, I repeat in every video lecture, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ वेसेपर थ्योरी, ठीक है। सो मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।